तारीख है सोमवार 16 फरवरी 2026। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहते हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ये कहानी दो रास्तों के बारे में है। पहला रास्ता है कोई ऐसा हुनर बनाना जिससे आप पैसा कमा सकें, और दूसरा रास्ता है उस कमाए हुए पैसे से और पैसा बनाना। और हमारे पास इसके लिए कमाल के स्रोत हैं। एक तरफ ग्राफिक डिजाइन का पूरा रोड मैप है जो पहले रास्ते को दिखाता है, और दूसरी तरफ शेयर बाजार के मिथकों, शुरुआती निवेशकों के लिए गाइड और यहाँ तक कि भारतीय युवाओं की सोच पर एक स्टडी भी है जो दूसरे रास्ते पर रोशनी डालती है। सही कहा। हमारा मकसद आज बस यही है, इन दोनों रास्तों को जोड़ना। एक हुनर सीखने से लेकर अपनी मेहनत की कमाई को अपने लिए काम पर लगाने तक। एक साफ नक्शा तैयार करना। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि 2026 में एक हुनरमंद क्रिएटर और एक समझदार निवेशक कैसे बना जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं क्रिएटर वाले रास्ते से। हमारे पास ग्राफिक डिजाइन रोड मैप 2026 नाम का एक स्रोत है, और इसकी पहली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी? ये कहता है कि एक प्रोफेशनल डिजाइनर बनने का मतलब महंगे सॉफ्टवेयर चलाना सीखना नहीं है, बल्कि डिजाइन के पीछे के क्यों को समझना है। मतलब आप चीजों को सुंदर बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की समस्या को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही सोच इस फील्ड को किसी के लिए भी खोल देती है ना? विकिपीडिया का स्रोत भी यही कहता है कि आज के दौर में ज्यादातर सफल डिजाइनर सेल्फ टॉट हैं। यानी उन्होंने खुद ही सीखा है। हाँ, लेकिन असली फर्क सॉफ्टवेयर जानने से नहीं आता। वो आता है बुनियादी सिद्धांतों को समझने से, जैसे टाइपोग्राफी, मतलब अक्षरों का सही इस्तेमाल। कलर थ्योरी? हाँ, कलर थ्योरी यानी कौन से रंग मिलकर क्या एहसास पैदा करते हैं। और एक और चीज, विजुअल हायरार्की। ये शब्द मैंने कई बार सुना है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत आसान है। जैसे आप कोई अखबार उठाते हैं तो आपकी नजर सबसे पहले सबसे बड़ी हेडलाइन पर जाती है ना? हाँ बिल्कुल। फिर उससे छोटी सब हेडिंग पर, और आखिर में छोटे टेक्स्ट पर। डिजाइनर ने ये जानबूझकर किया है ताकि आपकी आंखें सबसे जरूरी जानकारी पहले देखें। इसी को विजुअल हायरार्की कहते हैं। अच्छा, तो ये तय करना कि देखने वाले की नजर पहले कहाँ जाएगी और बाद में कहाँ। सही पकड़े। ये वो सिद्धांत है जो कभी नहीं बदलते, चाहे आप कैनवस पर पेंट करें या कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजाइन करें। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब टूल्स जैसे फिग्मा या एडोबी सूट वो सिर्फ एक जरिया है? बिल्कुल, असली खेल तो इन सिद्धांतों का है। रोड मैप वाले स्रोत में एक लाइन है, टूल्स बदलते हैं, सिद्धांत नहीं। लोग अक्सर नए नए टूल्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपनी नींव मजबूत नहीं करते। और ये नींव बनती कैसे? एक प्रक्रिया से। रोड मैप में एक डिजाइनर के विकास के 3 चरण बताए गए हैं जो बहुत ही व्यवहारिक है। पहला चरण है विजुअल थिंकर। विजुअल थिंकर। इस लेवल पर आप दूसरों के अच्छे काम को देखते हैं और उसकी नकल करते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं रुकना चाहूंगा। नकल करना, ये तो हमें हमेशा सिखाया जाता है कि नकल करना बुरी बात है। बिल्कुल, इससे आपकी अपनी रचनात्मकता खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ नकल करने का मतलब चोरी करना नहीं है, बल्कि सीखना है। अच्छा। जब कोई संगीतकार बनना सीखता है तो वो पहले दूसरों के गाने बजाता है। उसी तरह एक शुरुआती डिजाइनर दूसरों के काम को रिक्रिएट करके यह समझता है कि उसमें स्पेसिंग कैसे काम कर रही है, रंगों का तालमेल क्यों अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बिल्कुल, अपनी विजुअल लाइब्रेरी बनाने जैसा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा चरण है प्रॉब्लम सॉल्वर। यहाँ आप नकली क्लाइंट्स के लिए असली समस्याओं पर काम करना शुरू करते हैं, जैसे किसी कॉफी शॉप के लिए मेन्यू डिजाइन करना, जहाँ मकसद सिर्फ सुंदर बनाना नहीं, बल्कि ये सोचना है कि इस्तेमाल करने वाले को आसानी हो। सही। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम चरण, सिस्टम बिल्डर। सिस्टम बिल्डर। हाँ, यहीं पर एक प्रोफेशनल और एक शौकिया डिजाइनर में फर्क पता चलता है। एक शौकिया डिजाइनर एक स्क्रीन बनाता है, और प्रोफेशनल? एक प्रोफेशनल डिजाइनर एक डिजाइन सिस्टम बनाता है। मतलब वो ऐसे बटन्स, आइकॉन्स और नियम बनाता है जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। वो एक पेज के बारे में नहीं, बल्कि पूरे प्रोडक्ट के अनुभव के बारे में सोचता है। ये सिद्धांत तो समझ में आते हैं, लेकिन 2026 में एक बड़ा सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। एआई का क्या एआई डिजाइनर की नौकरी को बेकार कर देगा? स्रोतों में इस पर काफी चर्चा है।
और आम सहमति ये है कि एआई एक सहयोगी है, आपकी जगह लेने वाला नहीं। एक असिस्टेंट जैसा। हाँ बिल्कुल, वो आपके काम की रफ्तार बढ़ा सकता है, आपको आइडिया दे सकता है, लेकिन वो क्यों वाला सवाल नहीं पूछ सकता। वो क्लाइंट की असली समस्या को नहीं समझ सकता। और रोड मैप स्रोत भी तो यही कहता है ना कि जो डिजाइनर बिना बुनियादी ज्ञान के सिर्फ एआई पर निर्भर रहेंगे, वो आगे जाकर बहुत संघर्ष करेंगे। असली ताकत इंसान और एआई के तालमेल में होगी। तो एक बेहतरीन डिजाइनर बनने का मतलब है क्लाइंट को सुनना, उनकी समस्या का समाधान करना और पैसा कमाना। लेकिन यहीं पर कई लोग रुक जाते हैं। सही कहा, वे पैसा कमाना तो जानते हैं, पर उस पैसे से और पैसा बनाना नहीं जानते। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, क्रिएटर से निवेशक बनने का सफर। बिल्कुल, नवभारत टाइम्स का एक लेख इसी मानसिकता की तरफ इशारा करता है। आईआईटी मंडी की स्टडी के मुताबिक 14% भारतीय छात्र ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं। और 5 साल बाद तो ये संख्या बढ़कर 31% हो जाती है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत में कुछ बनाने की, कुछ अपना करने की इच्छा कितनी मजबूत है। हाँ। लेकिन जब आप कमाना शुरू करते हैं, तब असली सवाल आता है, इस पैसे का क्या करें? और यहीं पर सबसे बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, जिसका जिक्र शून्य और ग्रोथ दोनों के लेखों में है। ये मिथक कि शेयर बाजार तो जुआ है, या फिर ये सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए है। हाँ, ये दोनों बातें। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। शून्य का लेख इसे बहुत अच्छे से समझाता है। जुआ किस्मत का खेल है, जबकि निवेश रिसर्च और रणनीति का। आदित्य जैन की किताब का एक कोट है, बाजार में व्यापार करने वाला अज्ञानी और अशिक्षित व्यक्ति एक जुआरी है। मतलब जब आप रिसर्च करके किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं क्योंकि आपको उसके भविष्य पर भरोसा है, तो ये एक सोचा समझा फैसला है। बिल्कुल, ये कोई अंधा दांव नहीं है। और वो अमीर लोगों वाली बात तो शायद सबसे बड़ा मिथक है। ग्रो का लेख साफ कहता है कि आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, जरूरी ये नहीं है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, जरूरी ये है कि आप सही तरीके से शुरू करें। शून्य लेख में प्रिया का एक छोटा सा उदाहरण है, जिसने एक छोटी सी एसआईपी से शुरुआत की थी। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। क्या हम इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने एक तय रकम, चाहे वो 500 रुपए हो या 5000, अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में डालते हैं। ये तो एक बचत करने की आदत डालने जैसा है। हाँ, लेकिन इसकी असली ताकत 2 चीजों में छिपी है। पहली, जल्दी शुरुआत, ज्यादा वृद्धि, और दूसरी, चक्रवृद्धि की शक्ति, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मुझे लगता है कि एलएनटी वाला उदाहरण इस बात को सबसे अच्छे से समझाता है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मैं हैरान रह गया था। क्या आप श्रोताओं के लिए श्रीमान अ और ब की वो कहानी बता सकती हैं? हाँ, ये कहानी आंखें खोल देने वाली है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, श्रीमान अ और श्रीमान ब। श्रीमान अ 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए का निवेश शुरू करते हैं। ठीक है, 25 की उम्र में 10,000 रुपए महीना। और सिर्फ 15 साल तक करते हैं, यानी 40 की उम्र में वो निवेश करना बंद कर देते हैं। उनका कुल निवेश हुआ 18 लाख रुपए। ठीक है, 18 लाख। अब आते हैं श्रीमान ब पर। वो 10 साल देर से, यानी 35 की उम्र में शुरू करते हैं, लेकिन वो ज्यादा समय तक, यानी 25 साल तक, 60 की उम्र तक 10,000 रुपए महीना निवेश करते हैं। तो उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया। हाँ, उनका कुल निवेश हुआ 30 लाख रुपए। अब आप बताइए, 60 साल की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? जाहिर है जिसने ज्यादा पैसा और ज्यादा समय तक लगाया, यानी श्रीमान ब। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, लेकिन यहीं पर चक्रवृद्धि का जादू होता है। 60 साल की उम्र में श्रीमान अ, जिन्होंने कम पैसा निवेश किया, हाँ। उनके पास होते हैं लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए। 1 मिनट, 1 करोड़ 90 लाख? हाँ, और श्रीमान ब, जिन्होंने ज्यादा पैसा लगाया, उनके पास होते हैं सिर्फ 50 लाख रुपए। 1 मिनट रुकिए, ये कैसे हो सकता है? जिसने कम पैसा लगाया उसके पास लगभग 4 गुना ज्यादा पैसा है। ये तो मतलब समझ नहीं आया। यही चक्रवृद्धि है। श्रीमान अ ने जो शुरुआती 10 साल का फायदा उठाया, उस दौरान उनका पैसा अपने आप और पैसा कमाता रहा। उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था, तब भी जब उन्होंने नया पैसा डालना बंद कर दिया था। वाह, ये कहानी साफ दिखाती है कि निवेश में कब शुरू करना है, ये कितना शुरू करना है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो पहला मिथक टूटा। अब एक और आम गलती पर आते हैं, ज्यादा स्टॉक्स मतलब ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। शून्य का लेख कहता है कि अगर आपने आईटी सेक्टर की 10 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद लिए, तो आप डाइवर्सिफाइड नहीं है।
आप सिर्फ एक ही नाव पर सवार हैं। सही कहा। अगर किसी वजह से आईटी सेक्टर में मंदी आती है तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। तो असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाना। ग्रो के लेख में जो का एक शानदार उदाहरण है। उसने अपना पैसा फार्मा और होटल स्टॉक्स दो बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज में बांट दिया। अच्छा, जब 2018-19 में फार्मा सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा था, तब होटल सेक्टर ने उसके पोर्टफोलियो को बचा लिया। फिर 2020 में कोविड आया, होटल इंडस्ट्री ठप हो गई। लेकिन फार्मा स्टॉक्स आसमान छूने लगे। बिल्कुल, उसका पोर्टफोलियो फिर भी संतुलित रहा। उसने अपने अंडों को अलग अलग टोकरियों में रखा था। समझ गया। और अब सबसे बड़ा मिथक जिसकी लालच में शायद सबसे ज्यादा लोग पैसा गवाते हैं, टाइमिंग द मार्केट। यानी ये अंदाजा लगाना कि बाजार कब सबसे नीचे जाएगा ताकि खरीदा जा सके और कब सबसे ऊपर जाएगा ताकि बेचा जा सके। ये एक ऐसी मृग तृष्णा है जिसके पीछे सब भागते हैं। शून्य और आदित्य जैन के लेख दोनों जोर देकर कहते हैं कि ये लगभग असंभव है। बड़े बड़े विशेषज्ञ भी लगातार ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इससे बेहतर रणनीति है अनुशासित रहना। शून्य लेख में सुरेश का उदाहरण है, जो बाजार के उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना हर महीने एक तय तारीख को एक तय रकम का निवेश करता था। इस रणनीति को कुछ कहते भी हैं ना? हाँ, इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप नियमित रूप से निवेश करते हैं। जब कीमतें कम होती हैं, तो आपके पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब कीमतें ज्यादा होती हैं, तो कम। तो समय के साथ ये आपकी औसत खरीद लागत को कम कर देता है। हाँ, और आपको बाजार को टाइम करने के तनाव से बचाता है। तो लंबी अवधि का अनुशासित नजरिया ही सबसे बेहतर है। और शायद लंबी अवधि के नजरिए की ताकत का सबसे अविश्वसनीय उदाहरण आदित्य जैन की किताब में मोहम्मद अनवर अहमद की कहानी है। ये किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, पर है बिल्कुल सच। मोहम्मद अनवर अहमद महाराष्ट्र के अमलनेर के रहने वाले थे। उन्होंने 1980 में विप्रो नाम की एक कंपनी में 10,000 रुपए का निवेश किया था। सिर्फ 10,000 रुपए। और उस समय विप्रो आज वाली आईटी कंपनी नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। उस समय विप्रो वनस्पति घी और साबुन बनाती थी। उन्होंने बस मैनेजमेंट पर भरोसा करके पैसा लगाया, और फिर जो सबसे मुश्किल काम होता है वो किया। धैर्य बनाए रखा। उन्होंने उन शेयरों को दशकों तक नहीं बेचा। इन 40 सालों में कंपनी ने बोनस शेयर दिए, स्टॉक स्प्लिट हुए, और कंपनी आईटी की दुनिया में एक दिग्गज बन गई। और उनके 10,000 रुपए का क्या हुआ? मोहम्मद अनवर अहमद का वो 10,000 रुपए का निवेश बढ़कर 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया। 500 करोड़ रुपए 10,000 रुपए से। ये कहानी सिर्फ ये अविश्वसनीय है। ये इस विचार के बारे में है कि निवेश का सबसे मुश्किल हिस्सा सही स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि उसे दशकों तक बनाए रखने का धैर्य रखना है। हमारा दिमाग हमेशा कुछ करने के लिए उकसाता है। बेच दो, खरीद लो, कुछ तो करो। हाँ, जबकि सबसे अच्छा कदम अक्सर कुछ भी नहीं करना होता है। ये विश्वास और धैर्य की शक्ति की कहानी है। तो आज हमने दो जुड़े हुए रास्तों को बहुत गहराई से समझा। पहला, एक मूल्यवान क्रिएटर बनने का रास्ता, जहाँ सिद्धांत टूल से ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, एक समझदार निवेशक बनने का रास्ता, जहां हमने मिथकों को तोड़कर अनुशासन, धैर्य और जल्दी शुरुआत करने के महत्व को समझा। और दोनों रास्तों का निचोड़ एक ही है ना? बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन से विशेषज्ञ हो, ये आपके पास शुरू करने के लिए बहुत पैसा हो। जरूरी ये है कि आप बुनियादी बातों पर ध्यान दें, अनुशासित रहें और सीखते रहें। असली ताकत निरंतरता और ज्ञान में है, रातों रात अमीर बनने की कोशिश में नहीं। ये एक बेहतरीन सारांश है। हमारे श्रोतों ने हमें मूल्य बनाने और उस मूल्य को बढ़ाने दोनों के रास्ते दिखाए। तो श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। हमने बनाने और निवेश करने के तरीकों पर अलग अलग चर्चा की, लेकिन क्या हो अगर दूसरों को निवेश करना सिखाना यही बनाने का नया तरीका हो? मतलब? हमारे पास EI मास्कमैन का एक स्रोत है, जो दिखाता है कि YouTube पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कंटेंट फाइनेंस से जुड़ा है। तो क्या अपनी निवेश यात्रा को जैसे जैसे कोई सीखता है, दूसरों के साथ साझा करना, इन दोनों रास्तों को मिलाने और अपनी संपत्ति निर्माण की रफ्तार को तेज करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? ये सोचने वाली